बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर। ये कहा जाता है कि जब भी आपके बिजनेस एंटरप्राइजेज ने बिजनेस को प्रारंभ किया तो बिजनेस के विकास में सबसे पहले बिजनेस का आकार जो है बहुत छोटा होता था। जब छोटे आकार का बिजनेस होता था तो सोल ट्रेडरशिप से काम चल जाता था। फिर थोड़ा बिजनेस का आकार और बड़ा, अर्थात लेखा पुस्तकों की संख्या और बिजनेस का आकार जो है बढ़ने के कारण जो है सोल ट्रेडरशिप के स्थान पर जो है वो पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। और पार्टनरशिप के बाद जब बिजनेस का आकार और अधिक बढ़ गया तो आप सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप से भी काम नहीं चला, सोल ट्रेडरशिप से काम नहीं चला। तो एक ऐसी कंपनी की आवश्यकता पड़ी कि जो उनके अंदर कमियां थी, अर्थात जो सोल ट्रेडरशिप के अंदर और पार्टनरशिप के अंदर कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए जो उनकी सारी कमियों को दूर करे और बिजनेस के आकार को बहुत अधिक बढ़ाए। तो उसमें उनकी कमियां क्या थी? सबसे पहले, क्योंकि इसकी इंट्रोडक्शन देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, कंपनी का उदय कैसे हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ, ये कैसे ये बनी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सोल ट्रेडरशिप है या पार्टनरशिप है उसमें सबसे पहली कमी थी कि उसमें लिमिटेड कैपिटल थी। तो लिमिटेड कैपिटल की कमी को दूर करने के लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की आवश्यकता पड़ी। नंबर 2 बात, लिमिटेड मैनेजरियल एफिशिएंसी, कि जब आप सभी जानते हैं कि जब 2 व्यक्ति या मैक्सिमम जो है वो 50 व्यक्ति भी काम करेंगे तो उनकी मैनेजरियल एफिशिएंसी लिमिटेड होगी। एक व्यक्ति की तो होगी, परंतु इसके साथ साथ पार्टनरशिप के अंदर भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यानी कि मैक्सिमम जो लोग काम करते हैं उनकी मैनेजरियल एफिशिएंसी भी लिमिटेड होती है। परंतु जैसे आप ये बोलते हैं कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की ओर जाएंगे, अर्थात उसमें मैनेजरियल एफिशिएंसी भी जो बढ़ जाती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की आवश्यकता पड़ी। नंबर 3 बात यह है कि आप सभी जानते हैं कि लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। सोल ट्रेडरशिप के अंदर और पार्टनरशिप के अंदर जो है वो लायबिलिटी लिमिटेड थी। उस लिमिटेड लायबिलिटी को खत्म करने के लिए, अर्थात लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड हो जाए, उस कमी को दूर करने के लिए जो वो आपकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार से मैनेजरियल एफिशिएंसी के साथ साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि आपका जो बिजनेस का जो चलाने वाले हैं वो जो बहुत सारे व्यक्ति हों, इसके लिए भी जो है और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की आवश्यकता पड़ी। तो ये सारे कारण थे कि जिनके कारण जो है जिन कमियों को, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड मैनेजरियल एफिशिएंसी को खत्म करने के लिए आपने क्या किया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिससे आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की संज्ञा लेते हैं। तो व्हाट डू मीन बाय ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, अर्थात ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से आप क्या समझते हैं? तो ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, invisible, intangible and existing only in the eyes of law. It has no physical existence. Law can make it and law can dissolve it. तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कानून की निगाह में बनाया जाता है, कानून ही उसे बनाता है और कानून ही उसे समाप्त कर सकता है। इसका कोई इसकी जो लाइफ होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसके मेंबर्स और ओनरशिप में भी जो अंतर होता है, इसको वोटिंग राइट होता है। बहुत सारे इसकी विशेषताएं के बारे में आप पढ़ेंगे मीनिंग के बाद। अब हम बात करते हैं पहले डेफिनेशन की। तो कंपनी एक्ट 2013, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013, पहले कंपनी एक्ट 1956 था, उसमें अमेंडमेंट हुआ 2013 में। तो कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अनुसार ए कंपनी रजिस्टर्ड और फॉर्म अंडर दिस एक्ट और एनी एग्जिस्टिंग एक्ट इज कॉल्ड कंपनी। तो एक ऐसी कंपनी जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि कोई भी 2013 के अनुसार कि कोई भी ऐसी कंपनी जो या तो एक्ट 2013 के अनुसार रजिस्टर्ड हो या फॉर्म्ड हो या उससे पहले किसी संविधान के अनुसार या किसी भी कानून के अनुसार जो रजिस्टर्ड हो, उसे आप कंपनी की संज्ञा लेते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि व्हाट डू मीन बाय कंपनी, कंपनी की इंट्रोडक्शन दी, उसके बाद आपको बताया कि इसके नेचर्स क्या है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन 2013 के अनुसार बताई। अब बात आती है कि अगर नेचर की बात एक बार दोबारा कर लें, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया नेचर की जब बात करते हैं तो कंपनी जो होती है एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका अस्तित्व जो है वो कानून की निगाह में होता है, कानून ही उसे बनाता है और कानून ही उसे समाप्त कर सकता है। इसका ओनर, इसके जो मालिक होती है उनकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, इसकी कॉमन सील होती है जिसके आधार पर कंपनी जो है काम करती है। कंपनी के मेंबर्स कम और मेंबर्स में वो, कंपनी रन फॉर एवर, कंपनी जो है लंबे समय तक चलती रहती है। इसका जीवन पर, कंपनी के जीवन पर किसी मेंबर्स के आने या किसी मेंबर्स के जाने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी लाइफ जो है वो एवर लास्टिंग होती है। इसके मालिक और कंपनी के बीच में अंतर होता है, इसको वोटिंग राइट होता है, इसको मैनेजरियल एफिशिएंसी होती है। तो इस प्रकार से इसके कुछ नेचर्स थे। अब बात आती है जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कंपनी के मीनिंग के बाद डेफिनेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीनिंग कंपनी का, उसके बाद डेफिनेशन, और जो तीसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जी कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ द कंपनी। कि किसी कंपनी के एट्रीब्यूट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है
या फीचर्स क्या हैं। तो नंबर 1 आर्टिफिशियल पर्सन। आप सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि एक कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। इस बात का ध्यान रखें, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है दैट इज मेड बाय मैन, दैट इज नॉट ए नेचुरल, दैट इज मेड बाय मैन। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज बनाते हैं तो दैट जिस चीज को आप बनाते हैं उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, ये पता होना चाहिए पहले। तो कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कानून के द्वारा बनाई जाती है और कानून के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स या फीचर्स। कंपनी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका अस्तित्व जो है कानून की निगाह में होता है और कानून के द्वारा इसे बनाया जाता है और कानून इसे समाप्त कर सकता है। नंबर 2 सेपरेट लीगल एंटिटी। आप सभी जानते हैं इसकी दूसरी विशेषता है कि कंपनी और कंपनी के मालिक दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है, जिसका आपने +1 के अंदर भी पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट आपको ये बताता था कि बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। अर्थात हम जो भी गतिविधियां बिजनेस के अंदर करते हैं, चाहे हम परचेज करते हैं, चाहे सेल करते हैं, चाहे खर्चा करते हैं, चाहे इनकम होती है, कोई भी गतिविधि होती है वो बिजनेस के लिए होती है, ना कि बिजनेस के मालिक के लिए। इसलिए ये कहा जाता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि व्यवसाय और व्यवसाय दोनों का जो है वो अलग अलग अस्तित्व होता है, कि जो बिजनेस में हम जो भी गतिविधियां करते हैं वो बिजनेस के लिए करते हैं, ना कि बिजनेस के मालिक के लिए। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने दूसरा विशेषता पढ़ी। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन, स्थायी जीवन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं स्थायी जीवन। मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी के जीवन काल पर कंपनी के मेंबर्स का बीमार होने का, मरने का, दिवालिया होने का कंपनी के जीवन काल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई मेंबर्स कंपनी को छोड़कर जाता है, कोई मेंबर्स कंपनी में आता है, कंपनी के अस्तित्व पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी रन फॉर एन एवरलास्टिंग टाइम। कंपनी जो है वो लंबे समय तक चलती रहती है, इसका इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि अगला जो है वो है कि आपका कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कि कंपनी की एक कॉमन सील होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो यदि भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 या कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार, कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है उसकी अपनी एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब होता है कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स तभी ऑथेंटिक माने जाते हैं यदि उस पर कंपनी रजिस्ट्रार की वो स्टैंप लगी हो। इस बात का ध्यान रखें आप कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है उस समय जो है वो वैलिड माना जाता है कि जब वह उस सील के द्वारा ऑथेंटिक हो, अर्थात उस पर उसकी सील लगी हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल का अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर अगर प्रिंसिपल की स्टैंप ना लगी हो तो वह डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाता। इसी प्रकार से एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा समझाया, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है उस समय वैलिड माना जाता है कि जब उस पर उस कंपनी की सील लगी हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कॉमन सील जो है वो कंपनी के लिए सिग्नेचर का काम करती है। किसी व्यक्ति के सिग्नेचर इतने इंपॉर्टेंट नहीं करते हैं जितनी कि उस सील का महत्व है। किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक बनाने के लिए वो कॉमन सील जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी डॉक्यूमेंट, आपको बताया क्लियर सी, कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट उस समय वैलिड माना जाएगा कि जब वह कंपनी की सील, वह जो कॉमन सील जो है उस पर लगी हो। तो इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो बड़ा एट्रीब्यूट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस पर जो है वो कॉमन सील लगी होनी चाहिए। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, ये कहा जाता है कि कंपनी के जितने मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा जितने शेयर खरीदे गए हैं उतने तक उनकी जो है लायबिलिटी होती है। क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर उसके बीच में लायबिलिटी बन जाती है। तो जिस व्यक्ति ने जितने शेयर खरीदे, यदि कंपनी डूबती है तो उसका मैक्सिमम पैसा जो है वो उतना ही डूबेगा जितने की उसने शेयर खरीदे हैं। ये नहीं भी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। तो ये कहा जाता है कि इस प्रकार से ये लिमिटेड लायबिलिटी भी जो है इसकी विशेषता है। उसके बाद आप सभी जानते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अंशों का हस्तांतरण। कंपनी के जितने भी अंशधारी होते हैं यदि वह चाहें तो अपने अंशों का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति को कर सकते हैं। जैसे माल का हस्तांतरण होता है, परचेज और सेल होती है, इसी प्रकार से शेयरों का भी हस्तांतरण हो सकता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अनुसार ये कहा जाता है कि ये भी जो है वो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर जो है इसके अंदर होती है। उसके बाद अगला जो विशेषताएं हैं वो है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम देयर ओनरशिप। तो यहाँ क्लियर से इंडिकेशन है कि ओनरशिप से जो है इसकी सेपरेशन होती है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि व्यवसाय की जो मैनेजमेंट होती है वो अलग होते हैं और जो ओनरशिप होती है वो अलग व्यक्तियों के बीच में होती है। जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर होते हैं
और मैनेजमेंट में जो भाग लेने वाले व्यक्ति होते हैं वो कोई और हो सकता है वो कॉमन भी हो सकते हैं, परंतु जनरली ये बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति होते हैं उससे सैलरी पेड होते हैं, और जो ओनर्स होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया होता है वह जो है जिन्होंने शेयर खरीदे होते हैं वो ओनर माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्लियर से इंडिकेशन है कि मैनेजमेंट और ओनरशिप में भी जो इसमें सेपरेशन होती है कि प्रबंध करने वाला कोई और व्यक्ति जिसको आप सैलरी देते हैं और वह मैनेजमेंट में हस्तक्षेप करता है, वह काम करता है, ओनरशिप और जो है वो उसकी अलग होती है। उसके बाद अगला जो है होती है वॉलंटरी एसोसिएशन। ये कहा जाता है कि कंपनी के अगर आपने मेंबर्स बनना है तो आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती आपको मेंबर नहीं बनाएगा। वॉलंटरी एसोसिएशन एक ऐच्छिक संघ है, किसी व्यक्ति विशेष की अपनी मर्जी है कि वह कंपनी का जो है वो मेंबर्स बन सकता है, यदि वो ना चाहे तो वो ना चाहे तो वह उसका मेंबर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि वॉलंटरी एसोसिएशन, ध्यान रखें इस बात का। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, ये कहा जाता है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें आप कि कंपनी का जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, या तो है कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार, और अब तो है कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अनुसार। प्रत्येक कंपनी तभी कंपनी मानी जाएगी यदि वह रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट 2013 और एनी अदर एक्ट। तो इस बात का ध्यान रखें कि कंपनी के जो है वो एक्ट होना चाहिए और जिसके अनुसार इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट, आप थर्ड बुक के अंदर भी पढ़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बड़ा डिटेल में। कंपनी के लिए ये अनिवार्य है कि प्रत्येक कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट अपने रजिस्टर्ड कार्यालय में रखना अनिवार्य है। इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक कंपनी के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जो उसका रजिस्टर्ड कार्यालय है जहां पर वह रजिस्टर्ड है, जहां पर उसने अपना ऑफिस बनाया है उस ऑफिस में सारी बुक्स ऑफ अकाउंट को रखना जो है वो अनिवार्य है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बुक्स ऑफ अकाउंट भी इसकी विशेषता है। तो ये कुछ एक विशेषताएं आपने पढ़ी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बात करें अगर, और रियल लाइफ में भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्ले करती है यदि आप शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि शेयर मार्केट में बहुत सारी, सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो होती है शेयर मार्केट में, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो फाइनेंस सेक्टर के अंदर मानी जाती है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शेयर और डिवेंचर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग जो है अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना भी इसी टेक्निक से सीखते हैं, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं आप सभी जानते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि सेविंग से पैसा नहीं बढ़ता है, पैसा हमेशा इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। तो शेयर मार्केट के अंदर आपको वो सारी टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं कि कहाँ अपने पैसा करना, इन्वेस्ट करना है। और शेयर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आप हायर क्लासेस के अंदर जाके भी पढ़ेंगे, परंतु सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में शेयर होता क्या है, इसकी विशेषताएं होती क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है, ये शेयर कैपिटल क्या होती है, इसके काइंड्स क्या होते हैं, वो सारी चीजों का आपको जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक ये आप सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट में आपको काम करने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कस्टमर जो कहीं भी पैसा लगाता है वो सबसे पहले आपसे पूछे कि ये शेयर है क्या चीज, ये कितने प्रकार का होता है, किस शेयर कहाँ पे पैसा लगाने से आपको फायदा होगा, कौन सा पैसा जो है कौन सा रिस्की शेयर होता है, कौन सा रिस्की नहीं होता है, कौन जो है ऑनर होता है, किसको वोटिंग राइट होता है, कौन मैनेजमेंट में हस्तक्षेप कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी, ये तो बताई जाएंगी और क्लियर सी। अब आपने फीचर्स पढ़े, फीचर्स के बाद अगला जो है वो है व्हाट डू मीन बाय शेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करेगा कि व्हाट डू मीन बाय शेयर। कंपनी की कुल पूंजी जो छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होती है उसको आप शेयर की संख्या देते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी की पूंजी जो है 1 करोड़ रुपए है, किसी कंपनी की पूंजी कितनी है जी 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कंपनी की पूंजी जो तो 1 करोड़ है, परंतु एक शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपए है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है 10 लाख के शेयर जो है इशू करती है। इसका मतलब हुआ कि कंपनी जो है वो 10 लाख के शेयर जो है इशू करती है। तो जो एक एक संख्या, हर शेयर पर नंबर लिखे होते हैं, एक शेयर नंबर 1, शेयर नंबर 2, शेयर नंबर 3, सर्टिफिकेट की तरह होता है, ध्यान रखना इस बात का। शेयर एक कागज होता है, इस बात का भी ध्यान रखें कि आप ऐसा ना सोचें कि ये खाने वाली वस्तु या कोई और चीज है, ये भी एक तरह का सर्टिफिकेट होता है। जैसे आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या +2 का सर्टिफिकेट होता है, इसी प्रकार का एक सर्टिफिकेट होता है जिस पर कंपनी की कॉमन सील होती है और उसमें पूरा कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी होती है कि ये शेयर की वैल्यू इतनी है, एक शेयर नंबर इतना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर से आप क्या समझते हैं, कंपनी की पूंजी का वह छोटा हिस्सा। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी की पूंजी टोटल कितनी है जी 1 करोड़ की, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपए। इसका मतलब कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं 10 लाख के। तो नंबर ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी की कुल पूंजी जो छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होती है उसे आप क्या बोलते हैं शेयर की संख्या देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको पता लगा कि व्हाट डू मीन बाय शेयर। उसके बाद अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर जो 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर और नंबर 2 इक्विटी शेयर। नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर और नंबर 2 इक्विटी शेयर।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दोज होल्डर्स कि जिन्हें दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर आर दो शेयर होल्डर कि जिन्हें दो राइट्स होते हैं। नंबर एक राइट की बात करें कि इस पर जो है जो एरियर ऑफ डिविडेंड्स है, अर्थात जो डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड है वो पहले से निर्धारित होता है और इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इसका भुगतान किया जाता है। नंबर एक बात क्या है कि रेट ऑफ जो डिविडेंड है वो प्री डिटरमाइंड होता है। आप लोगों ने देखा कि जब भी आप प्रेफरेंस शेयर को करते हैं तो लिखा होता है कि 10% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब क्या है कि इन शेयरों के बदले में आपको 10% डिविडेंड मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें, 10% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का मतलब होता है कि आपको प्रेफरेंस शेयर पर जो टोटल प्रॉफिट होगा, जितने के आपने शेयर खरीदे हैं उनका 10% उन शेयर होल्डर को मिलेगा। इसका मतलब है रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड, पहले से निर्धारित होती है कि आपको जो है वो रेट ऑफ डिविडेंड जो है इतना परसेंट मिलेगा। इसकी निर्धारित दर जो है पहले से कर दी जाती है। नंबर दो बात, नंबर सेकंड पॉइंट है कि यदि प्रेफरेंस शेयर में कंपनी का समापन होता है, यदि कंपनी जो है समाप्त होती है तो उस कंडीशन में इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि कंपनी का समापन होता है तो उस दशा में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनकी पूंजी का भुगतान किया जाता है। एक बार अगर पुनः रिपीट करें कि प्रेफरेंस शेयर्स को दो प्रेफरेंशियल राइट है। नंबर एक, इन्हें प्रेफरेंस शेयर जो डिविडेंड जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है और जो डिविडेंड की दर पहले से निर्धारित होती है। नंबर दो बात, यदि कंपनी का समापन होता है तो इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनकी पूंजी जो है वापस की जाती है। तो ये दो प्रेफरेंशियल राइट थे। अब बात आती है कि टाइप्स क्या है प्रेफरेंस शेयर्स के। प्रेफरेंस शेयर्स को कई भागों में बांटा गया है, इसकी 8 टाइप्स हैं, तो इनको आप बारी बारी से करेंगे कि कौन कौन सा है। तो नंबर एक आपका जो है वो है जी आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो व्हाट डू मीन बाय क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? संचयी पूर्वाधिकार अंशधारियों से आप क्या समझते हैं? ऐसे अंशधारी यदि किसी वर्ष कंपनी को लाभ ना हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, परंतु कंपनी को कई बार नुकसान हो जाता है। तो ऐसी दशा में जिन व्यक्तियों के पास संचयी पूर्वाधिकार अंश है, इनके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उन्हें ये राइट होता है कि यदि उस वर्ष लाभ नहीं हुआ तो जो उनका लाभांश जो इस साल हमने नहीं दिया वह संचित होकर रहता है, और जिस वर्ष कंपनी को लाभ होगा तो सबसे पहले इन संचयी पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो बकाया राशि है उस पर लाभांश दे दिया जाएगा। नंबर दो बात यह है कि नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स से आप क्या समझते हैं? तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है क्यूमुलेटिव का उल्टा। यदि किसी वर्ष कंपनी को लाभ नहीं हो तो इन्हें अगले वर्ष जो है उन्हें मतलब लाभांश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लाभ होने की स्थिति में लाभांश दिया जाता है। यदि लाभ नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि इन पर जो लाभांश है वो अगले साल संचित होकर नहीं रहेगा, बल्कि इन्हें लाभांश नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगला है आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर से हमारा अभिप्राय ऐसे प्रेफरेंस शेयर से है जिन्हें पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है, अर्थात जिन्हें दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेटिंग, यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग से हमारा अभिप्राय है कि जिनको अधिकार है, किस चीज का अधिकार है कि यदि कंपनी को अधिक लाभ होता है तो उन्हें लाभांश के अतिरिक्त लाभ में और हिस्सा दिया जाता है। यदि इस प्रकार के प्रेफरेंस शेयर किसी के पास है तो कई बार कंपनी ये अधिकार कंडीशन लगा देती है कि यदि कंपनी को जो है लाभ नहीं हो रहा है तो लाभांश के मतलब जो लाभांश तो इन्हें दिया ही जाता है, परंतु लाभांश के अतिरिक्त यदि अधिक लाभ होने पर लाभांश में भी और भी लाभ में भी हिस्सा दिया जाता है, तो उसे आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। उसके बाद नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि जिन्हें लाभांश के अतिरिक्त लाभ में अधिक लाभ होने पर लाभ में कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता, उन्हें आप नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर की संज्ञा देते हैं। उसके बाद अगला जो है आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे पूर्वाधिकार अंशधारी जिन्हें उनके जीवन काल में एक निश्चित अवधि के बाद जिनका जो है भुगतान उन्हें वापस कर दिया है तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कि मान लो आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लिया है 5 साल के लिए, तो छठे साल 5वें साल के अंत में इनको इनकी राशि जो है वापस कर दी जाएगी, इसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक प्रकार के ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं कि जिन्हें यदि कंपनी का समापन होता है तो किसी प्रकार का जो है वो राइट प्राप्त नहीं होता है, अर्थात इन्हें जो है वो कंपनी के जीवन काल में जो है इनका पैसा वापस नहीं दिया जाता है। यदि जब कंपनी का समापन होता है तो ये बात सही है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट की जाती है, परंतु कंपनी के समापन के दशा के अन्य अतिरिक्त सीधी दशा में इनका पैसा वापस नहीं किया जाए, तो इसको बोलते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर।
उसके बाद आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन्हें आप इक्विटी शेयर्स में या नए डिवेंचर में या हाई रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कि जैसे 10% वालों को 15% में कन्वर्ट करना, या इक्विटी प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में करना, या प्रेफरेंस शेयर को डिवेंचर में करना, तो इनको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और उसके बाद अगला जो आपका वो है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, अर्थात ऐसे प्रेफरेंस शेयर कि जिन्हें ना तो नए शेयर में और ना ही डिवेंचर में कन्वर्ट किया जा सकता, उनको आप नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की संख्या देते हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना इसमें जनरली कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर या व्हाट डू मीन बाय नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिडीमेबल एंड रिडीमेबल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपको कई बार इसके अंदर से भी आ जाता है कि इसका मीनिंग पूछ लिया, किसी भी इनमें से 8 में इसका मीनिंग का पूछ लिया, या कई बार आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो तब आपको इनके सिर्फ नाम लिखने होते हैं कि कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, रिडीमेबल और कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो इस प्रकार से जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स को जो है 8 टाइप्स में जो है डिवाइड किया जाता है। तो ये था जी आपका प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद है इक्विटी शेयर्स। उसके बाद क्या है इक्विटी शेयर्स। तो व्हाट डू मीन बाय इक्विटी शेयर्स, अगला जो टाइप्स है वो है आपका इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स में व्हाट डू मीन बाय इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को आप सभी जानते हैं कि बिजनेस का ओनर भी माना जाता है। इन्हें बहुत सारे राइट प्राप्त होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्राप्त नहीं होते हैं। रियल ओनर जो बिजनेस के माने जाते हैं यही माने जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी। अब बात आती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स से आप क्या समझते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर्स को 2 राइट प्राप्त है, उन्हें ये 2 राइट प्राप्त नहीं है। अर्थात जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं होते उन्हें आप इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं, समता अंशधारी बोलते हैं, साधारण अंशधारी बोलते हैं। और उनको क्या राइट प्राप्त नहीं होते, नंबर 1 की रेट, इनकी जो रेट ऑफ डिविडेंड जो है ना वो पहले से डिटरमाइंड नहीं होता है। जितना कंपनी को लाभ होता है ये सारा का सारा इनको मिल जाता है, यदि कुछ बचता है उसमें। ठीक है जी। नंबर 2 बात ये है कि इन्हें जब पेमेंट की जाती है सब बंदों को पेमेंट करने के बाद, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद, लायबिलिटी की भुगतान करने के बाद इनको जो है वो पेमेंट मिलती है। इन्हें कुछ स्पेशल राइट प्राप्त होते हैं, जैसे इन्हें वोटिंग राइट होता है, इन्हें मैनेजमेंट में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है, ये बिजनेस के सर्वोसर्वा माने जाते हैं, ओनर माने जाते हैं। तो ये थे जी आपके कि इक्विटी शेयर होल्डर से आप क्या समझते हैं। तो ये 2 टाइप आपने पढ़े, नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर, नंबर 2 इक्विटी शेयर।